हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। परिवर्तन आप लोगों के लिए एसएससी, एमटीएस और विभिन्न एग्जामों में जो आपका साइंस का एक पोर्शन होता है उसके टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के साथ मैं भी लेके चलूंगा, साथ में आपका एनालिसिस भी होता रहेगा। आपके यूट्यूब चैनल पे और आपके टेलीग्राम चैनल पे फरवरी और मार्च दोनों मंथ का करंट अफेयर और उससे पहले का जो करंट अफेयर था वो आपको सब प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उसे आई बटन पे जाके क्लिक करिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है दोनों वीडियो के, उनको देख लीजिए और उनकी पीडीएफ को आप अपने टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए परिवर्तन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का साइंस का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा WHO का मुख्यालय कहां स्थित किया गया है? जेनेवा, पेरिस, बर्लिन या न्यूयॉर्क? फ्रेंड्स, बात करें WHO की, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 की। ये चीज ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को। तब से हम लोग 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये चीज ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम आपकी इसकी इंपॉर्टेंट रहती है। थीम थी फ्रेंड हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। फ्रेंड, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिन चीजों में लास्ट में ओ आता है उसके ज्यादा ज्यादा जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड वो आपके जेनेवा में पड़ते हैं, चाहे वो WHO, चाहे WTO हो, चाहे ILO हो, इन सभी के हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला दंत चिकित्सालय महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है अलीगढ़, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो देश का पहला जो दंत चिकित्सालय था फ्रेंड वो आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? फ्रेंड, आप लोगों ने टमाटर देखा होगा, जैसे मैं बना देता हूं। ये जो टमाटर है ये आपका जो होता है रेड कलर का होता है। ये जो इसमें रेड कलर है, वर्णक मतलब होता है फ्रेंड आपका रंग। पहली बात तो ये समझ लीजिए, वर्णक मतलब होता है रंग। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने, बी कैरोटीन, एंथासाइनिन, लाइकोपिन या आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णन के कारण आपका जो टमाटर है उनमें लाल रंग आता है। पहली बात ध्यान, टमाटर ही नहीं, जितने भी आपकी फल्स हो गई, सब्जियां हो गई, उन सब में जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण आता है। वही कैरेटिन की बात करेंगे तो कैरेटिन जो है फ्रेंड ये आपका गाजर में आपको देखने को मिलेगा। यानी जितना भी आपका पीला और नारंगी, यानी पीला और नारंगी जो वर्णक है, रंग जो है, ये आपका बी कैरेटिन के कारण आता है, इसलिए गाजर को कैरेट कहा जाता है। एंथासाइनिन की बात करेंगे फ्रेंड तो ये नीला और बैंगनी रंग देता है। ये भी ध्यान रखिएगा, नीला और बैंगनी रंग किसके कारण आता है? आपका एंथोसाइनिन। कैरेटिन के कारण पीला और नारंगी, और लाल रंग आता है आपका लाइकोपिन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पैर है, पेस मेकर है, कृत्रिम हृदय है या कृत्रिम आंख है? तो जार्विक 7 फ्रेंड्स एक आपका कृत्रिम हृदय है, यानी मनुष्यों द्वारा बनाया गया हृदय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये आपकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पुस्तक रहती है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या लिनियस? तो इसके फ्रेंड जो है वो आपके चार्ल्स डार्विन जो है ये इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं टिक लगा देता हूं आपका चार्ल्स डार्विन पे। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये आपकी बुक रहती है। लैमार्क की जो फ्रेंड्स बुक है उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यानी जूलॉजी जो है वो इनकी है पुस्तक। और लैमार्क को हम लोग तो जानते ही है, मटर का प्रयोग जो था वो लैमार्क का ही था। नेक्स्ट है, क्लोरीन के संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 1, 2, -1 या -2। क्लोरीन की बात अगर फ्रेंड करेंगे, Cl2, क्लोरीन को क्या कहते हैं हम लोग? Cl कहते हैं। और Cl की जो संख्या होती है वो होती है
17। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो बनता है वो बनता है 2, 8 और 7, यानी जो इसका अगला कोष है वो 1 से कम रह गया, इसीलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स आपकी 1। ऐसे ध्यान रखिएगा। क्लोरीन का जो होता है संख्या, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या वो होती है आपकी 17। तो 2 कोष भर गए, इसके 8 कोष भर गए। अगला जो होता है 8वां वो भर नहीं पाया, उसमें 1 की कमी थी, इसलिए क्लोरीन की संयुक्ता जो है वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाई गैस कितनी उपस्थित है। तो मैं आपको वायुमंडल बना के दिखा देता हूं। जैसे हम लोगों ने एक ऐसा एरिया बनाया, इस एरिया में लगभग हम लोग बात करें तो 78% जो होती है फ्रेंड, ये होती है आपकी नाइट्रोजन। ये चीज ध्यान रखिएगा, 78% क्या है आपकी नाइट्रोजन। लेकिन ये नाइट्रोजन वायु में है, ध्यान रखिएगा, जमीन में नहीं है। वही बात करें आप तो लगभग 21% जो हिस्सा है फ्रेंड, वो आपका है ऑक्सीजन का। किसका है? ऑक्सीजन का, जिसे हम लोग प्राणवायक गैस भी कहते हैं, और आपके जलने के लिए भी यही प्रयुक्त होती है। अब इन 1% जो हिस्सा आता है गैसों का, इनमें आपकी सभी प्रकार की गैसें आती हैं, चाहे वो इनर्ट गैसेस की बात की जाए, अक्रिय गैसेस की बात की जाए, या आपके CO2 की बात की जाए। CO2 को अगर फ्रेंड देखेंगे तो CO2 की जो मात्रा है फ्रेंड, वो 0.03% ही हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन इतनी ही काफी है हम लोगों के लिए। अगर इससे ज्यादा हुई, ज्यादा धीरे धीरे हो ही रही है, ज्यादा होने से जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल इतनी गर्मी पड़ती है, आजकल देख रहे होंगे किसी भी प्रकार से मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पल में मौसम कैसा हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CaCO3, MgHCO3, 2CaHCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम का जो फ्रेंड रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। इसको हम लोग हिंदी में फ्रेंड कहते हैं अपना कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, तो एक होती है आपकी कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टान का आपका एक रूपांतरित रूप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO3 और रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है। ऑप्शन है जल संग्रह के लिए, वसा संग्रह के लिए, यहाँ पे वास नहीं होना चाहिए, वसा होना चाहिए, वसा संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या तापमान नियमन के लिए। तो आधे ज्यादा लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कि जो ऊंट होते हैं, ऊंट अपने शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जल का संग्रह अपने कुबड़ में कर लेते हैं। आप लोगों ने कुबड़ देखा होगा, जो इस टाइप का होता है, इसे हम लोग कुबड़ कहते हैं। इसमें अपना पानी का संग्रह वो कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि उपयोग की जाती है, यानी जो संकर विधि है वो उपयोग की जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में या अफीम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका पोस्ता। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी इसको हम लोग अफीम भी कहते हैं। आप लोगों ने अगर किसी लोगों ने वो देखी हो मिर्जापुर 2, तो मिर्जापुर 2 में आपने सुना होगा पोस्ते की खेती। तो जो पोस्ते की खेती की बात की जाती है वो अफीम की खेती की बात की जाती है। अब ये संकरविद होती क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और इस पेड़ पे इसका ये फूल है, ये क्या है, इसका फूल है। तो क्या होता क्या है कि इस फूल से ही टूटकर इसके बीज जमीन में गिर जाते हैं, जमीन में बीज जो है वो टूट के गिर जाते हैं, और फिर से एक नया पौधा यहाँ पे निकल आता है, फिर से एक नया पौधा निकल आता है। इसी विधि को हम लोग फ्रेंड कहते हैं आपकी संकर विधि। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी विधि को हम लोग कहते हैं संकर विधि, और ये विधि जो है वो पोस्ते के पौधे में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। यानी शरीर जो है वो छोटा है और मस्तिष्क जो है वो बड़ा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कौन है, चींटी है, हाथी है, डॉल्फिन है, मानव है। तो मानव का जो सिर है शरीर से छोटा होता है, डॉल्फिन का भी छोटा होता है, हाथी का तो उसके शरीर में बहुत छोटा होता है, लेकिन जो चींटी होती है उसका जो सिर होता है अपने शरीर से जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैंने आपको एक हिंट भी दी थी यहाँ पे बना के, इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, आपकी चींटी बन जाएगी। तो इसकी जो होता है, देखिए सिर जो है वो बड़ा होता है, शरीर इसका छोटा सा होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पौधे उगाने के लिए, अनाज भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका पौधे उगाने के लिए। तो मैंने आपको पहले पॉली हाउस के बारे में थोड़ा सा
बता देता हूं कि ये है क्या। देखिए पॉली हाउस जो होते हैं ये होते हैं आपके ग्लास के घर। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ग्लास के घर। अब होते हैं घर कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन है, ये आपकी जमीन है, इस जमीन पे आप ग्लास के क्या बनवा देते हो, गुंबदाकार आपने ऐसे करके मतलब ग्लास से छत बनवा देते हो, और इस छत के अंदर आप जो जिनका मूल्य ज्यादा होता है जिन भी फसलों का उनको उगाते हो। मतलब कुल मिला के अपने सभी प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप पॉली हाउस खेती करते हो। और चूंकि इसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लगभग 1 बीघा में अगर आप बात करेंगे तो 1 बीघा में 10 से 11 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है इसको बनवाने में। इसीलिए ये सभी लोग उपयोग नहीं करते, लेकिन जो खेती उच्च मूल्य की होती है उनमें पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, यानी पौधों को उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए, यहाँ पे पौधे होने चाहिए जहां तक हमें लग रहा है, पौधों में वृद्धि मापने के लिए, रसाकरण की दर मापने के लिए, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पौधों में वृद्धि दर मापने के लिए आपका ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है, चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण वाली औषधियों की बोतल में सामान्यतः रखी जाती है, क्यों भैया? सिलिका जल जीवाणुओं को नष्ट करती है, कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, नमी सोखती है, या उपयुक्त में से बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। तो ये क्या करती है, जो आसपास की नमी होती है वो आपकी सोख लेती है, जिससे आपका ये जो गोलियां हैं, गोलियां जो है नमी सोख लेती हैं, जिससे चूर्ण वाली जो औषधियां होती हैं वो लंबे समय तक आपकी कार्य में आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? साहित्य, निष्पादन कलाएं, विज्ञान, या समाज सेवा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है। अब ये थे कौन? तो इन्होंने आपके CSIR की स्थापना की थी। CIR इस तरह है क्या फ्रेंड? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना जो करने वाले व्यक्ति हैं वो आपके हैं शांति स्वरूप भटनागर, और उन्होंने भारत में लगभग 12 ऐसी प्रयोगशालाएं खोली थी जिनमें व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, लैब खोली थी, जिनमें व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, कह सकते हैं उसे, कामों को कर सकता है। तो ये जो संबंधित है ये विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करता है कि जो नेत्रदान होता है उसमें पूरी आंख आपकी दान नहीं मांगी जाती है, उसमें सिर्फ आपका जो भाग होता है आंख का पीछा भाग, कार्निया जो है, उसे नेत्रदान में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेत्रदान कार्निया। नेक्स्ट है आपका, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, फर्स्ट हार्ट प्लांट किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विलियम हार्वे, SD हॉकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने विश्व का पहला हृदय जो है वो प्रत्यारोपित किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी विलियम हार्वे को हम लोग किस लिए जानते हैं? रक्त परिसंचरण के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके विलियम आपके हार्वे। ठीक है, अगर लुई पास्चर की बात करेंगे तो पास्चुरीकरण जो आपका मिल्क में प्रयोग होता है, पास्चुरीकरण, वो आपके बताने वाले कौन थे? आपके लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, या फ्रांस में? तो सर्वप्रथम जो मानव प्रत्यारोपण था हृदय का फ्रेंड वो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था कोई अगर पूछ दे तो सन 1967 में। सन 1967 में केप टाउन शहर दक्षिण अफ्रीका में विश्व का पहला जो हृदय है उसे प्रत्यारोपित किया गया था। अगला है आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प यानी स्नेक कौन है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, कॉमन करैट, या स्केल्ड वाइपर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाकर रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई विलियन नीले लिटमस को
लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है? तो मैं इसको आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं कि एक होता है अनल और एक होता है फ्रेंड आपका छलन। ये चीज ध्यान रखिएगा, अनल और छनल। यहाँ पे जो आ होता है वो होता है आपका अम्ल, ला जो होता है वो होता है आपका नीला, और ला जो होता है वो होता है आपका लाल। यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यहाँ पे जो छा होता है फ्रेंड ये होता है क्षार, ला जो होता है वो होता है लाल, और ना जो होता है वो होता है नीला। यानी जो आपका क्षार होता है वो लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, लाल को। वहीं अगर आप पीएच मान की बात करेंगे, पीएच मान की बात करेंगे तो 0 से लेके 7 और फिर 7 से लेकर लगभग 14, 0 से लेकर 7 तक जो वस्तु होती हैं उन्हें अम्लीय कहा जाता है, और 7 से लेकर जो आपके 14 तक के बीच में होती है उन्हें फ्रेंड क्षारीय कहा जाता है। तो आप देख लीजिए लिटमस नीले को क्या कर रहा है? लाल, नीले को लाल कर रहा है, यानी अम्ल होगा। अम्ल होगा तो उसको पीएच मान कितना होगा? लगभग 5 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। 7 पे चीज कैसी हो जाती है फ्रेंड? उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। 8 और 10 आपका क्षारीय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपका। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको। तो दंत चिकित्सक किस प्रकार का आपका जो दर्पण है वो प्रयोग करता है? तो ज्यादा दिमाग ना लगा के सीधे इसमें आंसर दीजिए, अवतल दर्पण। यानी जो चीजें आपको सीधे फोकस करती हैं, जो चीजें आपके फोकस करती हैं, मतलब एक ही बिंदु पे चीजों को लाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण है अपसारी, 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 अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, अवतल दर्पण, यहां पे ध्यान रखिएगा दर्पण की बात की जा रही, लेंस की नहीं। लेंस में चीजें उल्टा हो जाती हैं। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है फ्रेंड ये होता है आपका अभिसारी। कैसा होता है? अभिसारी। वही बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण होता है आपका अपसारी। अब ये है क्या? अभिसारी अपसारी क्या होता है? जब आपकी बहुत सी किरणें आती हैं मान लीजिए, ठीक, और इन किरणों के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया? इन किरणों के बीच में हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे आपका, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ बन गया है, यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाना था, मैंने लेंस बना दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका उत्तल दर्पण। तब ये सभी किरणें क्या हो जाती? एक ही पॉइंट पे आपकी फोकस हो जाती हैं, तो ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण, अभिसारी। वही अगर सभी किरणें आपकी आई और आके किरणें ऐसे करके फैल जाती हैं तो वो होता है आपका अपसारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अभिसारी, क्योंकि इसीलिए डॉक्टर जो है वो अपनी लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये लाइट है आपकी, और इस लाइट में आगे जो आपका यहाँ पे जो शीशा लगा होता है वो शीशा जो होता है वो किस दर्पण का बना होता है? हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी फ्रेंड्स आपके अवतल दर्पण का होता है। इसीलिए अवतल दर्पण में क्या होगा? चीजें आपकी एक ही वस्तु पे फोकस हो पाएंगी, फैलेगी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन है वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में धारा का जो मान है फ्रेंड वो अमीटर द्वारा लगाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से रहता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मीथेन का जो सूत्र होता है फ्रेंड वो होता है आपका CH4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसमें होते हैं फ्रेंड आपके 4। तो ये फ्रेंड्स आपके 25 स्टार क्वेश्चन जो आपके साइंस में बनते ही बनते हैं। अभी ऐसे और भी सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। जिनका पेपर शुरुआत में है वो हमें क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस वाले दिन भेज सकते हैं। बाकी लोग अपनी तैयारी जारी रखें और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।